नमस्कार। रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से प्रॉपर्टी मार्केट का होगा कायाकल्प? किस तरह छोटे निवेशक भी उठा सकते हैं रीट का फायदा? मंदी की चपेट से छोटे शहर बाहर, यहां अब भी बिक रहे हैं छोटे टिकट साइज फ्लैट्स। और कंस्ट्रक्शन में तेजी लाने के लिए बिल्डर अपना रहे हैं प्रीफैब टेक्नोलॉजी। रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती देने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट को इस सेक्टर के लिए एक मजबूत खंभा माना जा रहा है। क्या है रीट और इससे आम प्रॉपर्टी निवेशक किस तरह फायदा उठा सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। पूंजी की कमी रियल्टी बाजार की एक बड़ी समस्या है। पूंजी न होने से प्रोजेक्ट्स वक्त पर शुरू नहीं होते हैं और जो शुरू होते भी हैं वो आगे चलकर रुक जाते हैं। ऐसे में इस समस्या का हल है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट। पूंजी की कमी की वजह से छोटे बिल्डर भी अपने काम को सही तरह से अंजाम देने में पिछड़ते रहे हैं। जानकारों का मानना है कि फंड की कमी से जूझ रही रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए रीट रामबाण साबित हो सकती है। सरकार का दावा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में छोटे डेवलपर हों या मझोले निवेशक, सभी के लिए रीट्स फायदेमंद साबित होगा। माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में रीट्स के आने से काले धन पर भी रोक लगाना संभव होगा। साथ ही इससे फाइनेंस की आपूर्ति से प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरे होने और नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग के संख्या में भी इजाफा होगा। एक रीट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे आप यूनिट ट्रस्ट के यूनिट्स खरीदते थे, जो लोग घर नहीं खरीद सकते हैं वो अर्बनाइजेशन के हिस्सेदार बन सकते हैं रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट लेके। और ये सिंगापुर में, पूरे एशिया में और अमेरिका में भी बहुत प्रचलित है। इसका मूल मंत्र ये है कि आपकी ज़मीन है, आपने, सरकार ने ही अलाउ किया कि आप कितने घर बना सकते हैं, किस साइज़ के बनाएंगे और वो प्राइवेट सेक्टर से बनवा लें। उसके लिए सरकार पैसा मुहैया करे और वो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेस से नहीं। जब आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाएंगे तो वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको पैसा देगा और वो पैसा आप उससे अपना जो लागत है घर की वो देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर वाला है उसको अपना पैसा मिल गया, सरकार को बना बनाया घर मिल गया, ज़मीन सरकार के पास रही और जो मकान हैं वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में चले गए। अपने पहले आम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ऐलान किया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि REIT रीट को टैक्सेशन के लिहाज से पास थ्रू स्टेटस दिया जाएगा। इससे बिल्डर्स को तो यकीनी तौर पर फायदा होगा ही, लेकिन बतौर रियल इन्वेस्टर इससे आपको भी लाभ मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं रीट से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या फायदा पहुंचने वाला है। डेवलपर्स को फंड जुटाने को एक और साधन मिलेगा जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हो सकेंगे। कमर्शियल, हाफ कमर्शियल और संस्थागत निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा। रीट्स के ड्राफ्ट के मुताबिक ट्रस्ट में कम से कम 100 शेयर धारक होंगे। इसमें छोटे और मझोले निवेशकों को साख के आधार पर मौका मिल सकेगा। इसमें 5 से 10 लाख रुपए तक का निवेश करने वालों को भी फायदा होगा। FDI के जरिए या अन्य माध्यम से आने वाले विदेशी फंड को सेबी की देखरेख में निवेश करने में आसानी होगी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लिस्टेड करना होगा जिससे निवेशकों के साथ धोखा होने की आशंका नहीं रहेगी। एक्सपर्ट्स की राय में रियल एस्टेट सेक्टर में FDI के बाद रीट्स का आना शुभ माना जा रहा है क्योंकि इससे छोटे निवेशकों को ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। तो रीट एक तरीके का जो है वो लीज्ड या बिल्ट अप एसेट्स जो है उनके लिए एक फंड जनरेशन है और उस फंड को जो है वो जो बिल्ट अप हुए हैं एसेट्स वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करवा दी जाती है और उसके बदले में जो है जो डेवलपर है उसके पास तो पैसा आ गया,
और वो जो उसका रिटर्न किराए का जो है वो इन्वेस्टर को आगे डाइवर्ट हो गया। जो डेवलपर के पास रिटर्न आ रहा था उसकी जगह वो रिटर्न जो है वो जो यूनिट इन्वेस्टर हो गए रीट के, वो उनके पास जाने लग गया। रीट्स कमर्शियल और सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टी के निर्माण, बिक्री और खरीद को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन रेजिडेंशियल सेक्टर को अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर रीट्स को पूरे सेक्टर के लिए अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। देश के प्रॉपर्टी बाजार में मंदी के बयार चारों तरफ बह रहे हैं, लेकिन इसका असर छोटे शहरों में कम है। जानकारों का कहना है कि टियर 3 और 4 शहरों में प्रॉपर्टी के दाम कम है। यहाँ पर फ्लैट की औसतन कीमत 15 से 20 लाख रुपए के बीच में है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बैंक भी फाइनेंस कर रहे हैं और ये खरीदारों के जेब में भी फिट बैठता है। देश की प्रॉपर्टी बाजार का चाल सुस्त है, लेकिन ये चाल छोटे शहरों के बाजार में मस्त है। हम बात कर रहे हैं टियर 2, 3 और 4 शहरों की। जी हाँ, छोटे शहर मसलन मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुरादाबाद के प्रॉपर्टी बाजार मंदी से फिलहाल दूर हैं। यहाँ अभी फ्लैट्स और मकान बिक रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। यहाँ पर घर की औसतन कीमत 2200 से 2500 रुपए प्रति वर्ग फुट है। यानी कि अगर आपको 600 वर्ग फुट का घर लेना है तो आपको 19 से 22 लाख रुपए चुकाने होंगे। साथ ही यहाँ पर लोगों की कमाई भी ठीक ठाक होती है। ऐसे में इतने बजट के घर खरीदने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा बैंक भी 20 से 25 लाख रुपए तक के होम लोन देने में नहीं हिचकिचाते। छोटे स्तर पर होम लोन बड़े आसानी से फाइनेंस हो जाता है। डेवलपर्स का कहना है कि सबसे ज्यादा घरों की डिमांड छोटे शहरों में है, क्योंकि कम से कम आप मानिए 11 करोड़ की जो हाउसिंग शॉर्टेज है, 9 करोड़ टियर 2, 3 और छोटे शहरों में है। 9 करोड़ के मकान चाहिए वहाँ पे। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इंडस्ट्री का इन टियर 2, 3। लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को वहाँ जाने के लिए उत्साह देना चाहिए वहाँ जाने के लिए। देश में मौजूदा वक्त में 2 करोड़ घरों की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत छोटे शहरों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टियर 2, 3 और 4 शहरों में 1.25 करोड़ घरों की जरूरत है। छोटे शहरों में घरों की आपूर्ति न होने की वजह से ही घर खरीदार बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। अगर छोटे शहरों में घर बनने लगे तो निवेशक मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बुलंदशहर जैसे शहरों में ही निवेश करेंगे। डेवलपर्स भी मानते हैं कि छोटे शहरों का भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ घरों की जरूरत है और बड़े डेवलपर्स की यहाँ मौजूदगी कम है। लेकिन अब इनका मिजाज भी बदल रहा है। दिल्ली NCR के कई बड़े डेवलपर्स अब छोटे शहरों में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इस टाइम हम जब लगभग 13,500 मकानों का पोजीशन इस कैलेंडर ईयर 2015 में दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक हमारे लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात है और एक अपने आप में एक माइलस्टोन है कि किसी भी एक डेवलपर ने 1 साल के अंदर 13,500 परिवारों को घर दिया हो। उसके अलावा जो जैसे अभी मैंने समाजवादी योजना का, इसमें डेफिनेटली हम काम करना चाहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है 10 से 20 लाख रुपए के मकान बनाने की हमारी योजना है कि अच्छी टेक्नोलॉजी, भी हमने टेक्निकल टाई अप भी किया है कि अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जो है बढ़िया पक्के साफ़ सुथरे मकान जो है वो लोगों को शहरों के आसपास टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी में, तो आने वाले टाइम में देखेंगे गॉडसन्स भी इस तरह की स्कीम के साथ जो है डेफिनेटली है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस तरह के मकानों की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी छोटे शहरों में हाउसिंग परियोजना बनाने पर काम कर रही है, क्योंकि यहाँ जमीन की उपलब्धता है और कम बजट में घर बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ऐसी ही एक योजना पर काम कर रही है, जिसमें प्राइवेट बिल्डर और सरकार एक साथ मिलकर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। क्या है प्री फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी और इससे किस तरह कंस्ट्रक्शन में आएगी तेजी? इस खबर को देखने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि ये होगा ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। इन दिनों बिल्डर कंस्ट्रक्शन में तेजी लाने के लिए एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी है प्री फैब्रिकेशन। बिल्डर का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके
फ्लैट को तेजी से बनाया जा सकता है और समय पर ही इसका पोजीशन भी दिया जा सकता है। क्या है प्रीफैब टेक्नोलॉजी, चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। अब आपके सपनों के घर ईंट और सीमेंट से बने, ये कोई जरूरी नहीं है। अब प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से घर, ऑफिस और यहां तक कि फैक्ट्रियां भी बन सकती हैं, और वो भी सिर्फ 6-8 महीनों में। स्टील से बनने की वजह से इन घरों की मजबूती तो बेमिसाल होगी ही, साथ ही खूबसूरती भी कम नहीं होगी। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से बनने वाले घरों की खासियत की बात करें तो ये इको फ्रेंडली होते हैं और इनमें हवा भी इमारत के हर हिस्से तक पहुंचेगी। इनमें लाइट वेट स्टील लगा होता है, जिसकी वजह से इन घरों का वजन आम इमारतों के मुकाबले 1/3 कम होता है। ये घर नमी, खराब मौसम, भूकंप, दीमक और आग के असर से भी महफूज रहते हैं। भले ही इन बिल्डिंग्स का बेस स्टील हो, लेकिन बाहरी ढांचा ग्लास, वुड या कंक्रीट का भी बनवा सकते हैं। बिल्डरों का कहना है कि इस प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी के जरिए सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना पाना संभव होगा। देखिए, जो 2022 का हाउसिंग फॉर ऑल का मिशन है, उसमें उसको हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल घर बनाने का जो सिस्टम है, उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ के रूप में परिवर्तित किया जाए। और जो प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी है वो उसमें आमूल परिवर्तन लाता है। हमने तो अनुभव भी किया है, हम बना भी रहे हैं, और मैं तो सरकार को भी ये ऑफ़र देने वाला हूँ कि जहाँ आप 10,000 घर बनाएंगे 5 साल में, वहाँ मैं 10,000 घर आपको 2.5 साल में बना के दे सकता हूँ, 3 साल में बना करके दे सकता हूँ। ये टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा है। एक तो ग्रीन बिल्डिंग क्रिएट करता है, वेस्टेज बचाता है, प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन समय बचाता है, सबसे बड़ी बात है। और मेंटेनेंस फ्री बिल्डिंग, जो मैं तो कहता हूँ जहाँ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स जहाँ है, वहाँ पे अगर इस टेक्नोलॉजी को प्लेस किया जाए तो कंज्यूमर को दूना लाभ हो सकता है। प्रीकास्ट फ्रेम वाले घरों में जमीन पर ढांचों को लगाया जाता है और फिर घर के मेन स्ट्रक्चर को इससे जोड़ा जाता है। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी वाले घरों में दीवारों की मोटाई कम होती है, जिसकी वजह से घर का फ्लोर एरिया भी आम घरों के मुकाबले ज्यादा होता है। सामान्य बिल्डिंग और स्टील बिल्डिंग की कीमतों में कोई विशेष अंतर नहीं है। प्रोजेक्ट के साइज और डिजाइन पर कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और आप उस पर कंक्रीट का घर बनवाना चाहते हैं तो उसकी लागत आएगी 2000 रुपए स्क्वायर फीट। लेकिन अगर आप स्टील फ्रेम का घर बनवाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर 100-150 रुपए स्क्वायर फीट अतिरिक्त खर्च आएगा, यानी 40 लाख रुपए में बनने वाले घर की कीमत होगी तकरीबन 42 लाख रुपए। देश के कई बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स विदेश से सस्ते घर बनाने की तकनीक सीख रहे हैं। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोजेक्ट बनाने वाले बिल्डरों का कहना है कि अब इस प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी के जरिए समय से पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट बनना मुमकिन होगा। प्रीफैब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें आप करीब 30 से 35% का टाइम बचा सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फैक्ट्री में बना के। लेकिन इसके लिए सिर्फ ये है कि आपको बहुत लार्ज नंबर्स में हाउसिंग की रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो फैक्ट्री में करनी है, मान लीजिए हम स्टील में प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स बनाते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट करीब 500 करोड़ की एक फैक्ट्री में होती है। तो उसको ब्रेक इवन करने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज चाहिए, या तो वहाँ पे या आसपास 20 से 25 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ताकि उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। और उससे कॉस्ट भी बड़ी इफेक्टिव रहती है। करीब 2000 से 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम उसको बना सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे घरों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन और कस्टमाइज भी करा सकते हैं। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी वाले घर की कंस्ट्रक्शन में भी किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है और ऐसे घरों की लाइफ भी अच्छी खासी होती है। अगर आप इसे डिसमेंटल करना चाहें तो इसके स्टील के ढांचे को बिना नुकसान के बचाया भी जा सकता है।
चलिए वक्त हो चला है अब रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। 2 साल तक सांस अटकी रहने के बाद नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले हजारों लोगों के लिए राहत की खबर आई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ओखला बर्ड सेंचुरी के पास इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ के नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। इस इलाके में तकरीबन 1 लाख फ्लैट्स बन चुके हैं या बनाए जा रहे हैं। इन फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन का काम अटकने से तकरीबन 3500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अक्टूबर 2013 के अपने ऑर्डर में कहा था कि नोएडा अथॉरिटी सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे। नए नोटिफिकेशन के तहत ESZ का खाका फिर से तैयार किया जाएगा और इसे घटाकर सेंचुरी की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बाउंड्री को 100 मीटर तक और उत्तरी सीमा में 1.27 किलोमीटर तक रखा जाएगा। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी NBWL की स्थायी समिति ने ओखला ESZ के नोटिफिकेशन ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इससे इस इलाके के घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही सेंचुरी का वजूद भी कायम रहेगा क्योंकि नोटिफिकेशन में उचित सीमा की इजाजत दी गई है। डेवलपर्स का कहना है कि ये स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन ये काफी पहले हो सकता था। इसमें हुई देरी से कंज्यूमर्स पर काफी दबाव बढ़ा है और इससे जुड़े सभी पक्षों को वित्तीय नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि 40-50 हजार फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं, जबकि 40-45 हजार कंस्ट्रक्शन के अलग अलग दौर में हैं। बिल्डरों के बिना बिके फ्लैट्स की बढ़ती संख्या के मद्देनजर RBI के गवर्नर ने बिल्डरों से फ्लैट्स की कीमत कम करने के सुझाव दिए हैं। गवर्नर के मुताबिक रियल्टी सेक्टर मांग की कमी झेल रहा है। ऐसे में बिल्डर अगर कीमतों में नरमी लाते हैं तो मांग में तेजी आ सकती है। हालांकि बिल्डरों का कहना है कि RBI अगर होम लोन रेट में और कमी लाएगा तभी जाकर फ्लैट्स की मांग में बढ़ोतरी होगी। बिल्डरों के सुझाव से बैंक भी सरोकार रखते हैं। बैंकों के मुताबिक अगर RBI पहले की भांति टीजर होम लोन की पेशकश करे तो प्रॉपर्टी बाजार में घरों की मांग बढ़ेगी। दिल्ली में घर की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA 60,000 से अधिक फ्लैट का निर्माण कर रहा है। इनमें LIG फ्लैटों की संख्या ज्यादा है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों के आवास का सपना पूरा हो सके। इसके साथ ही HIG और MIG फ्लैट्स भी तैयार हो रहे हैं। हालांकि EWS श्रेणी के फ्लैटों की संख्या कुछ कम रहेगी। वहीं DDA इस बार फ्लैट्स के क्षेत्रफल पर भी विशेष ध्यान दे रहा है ताकि लोग इसे खरीदने के लिए आगे आ सकें। DDA की आवासीय योजना 2014 में 25,034 फ्लैट थे। इसमें भी सबसे ज्यादा फ्लैट LIG श्रेणी के थे, लेकिन इनका क्षेत्रफल काफी कम था, जिससे ग्राहकों को निराशा हुई थी। दरअसल इस आवासीय योजना में EWS फ्लैटों को LIG में तब्दील कर दिया गया था, जिससे इनका क्षेत्रफल कम हो गया था। DDA अधिकारियों का कहना है कि नए निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए वक्त हो चला है आपके भेजे सवाल और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानने का। समीर कानपुर से पूछते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कानपुर में फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। मेरा बजट 30 लाख रुपए है। बिल्डर और लोकेलिटी बताएं। कानपुर में अगर आपके पास 30 लाख का बजट है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप 1 बेडरूम चाहते हैं, ये आपको ये देखना है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं घर खरीदने के लिए। 30 लाख के बजट में आपको 3 बेडरूम तक के मकान मिल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोकल डेवलपर्स हैं, तो आपको ये देखना है कि
प्रॉपर्टी टाइटल्स ठीक हों, वहाँ पे डेवलपमेंट क्वालिटी अच्छा हो, ये आपको लोकली चेक करना पड़ेगा। मगर अगर आप 3 बेडरूम ढूंढ रहे हैं तो आपको लाल बंगला, श्याम नगर, ऐसी कई जगह हैं जहां आपको मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे 30 लाख नहीं खर्च करना चाहता हूँ, 12 से 28 लाख में आपको 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। ये भी सेकेंडरी मार्केट से है और यहाँ पे जजमाओ, स्वर्ण जयंती विहार ऐसे जगह हैं, इंदिरा नगर, जहाँ पे आपको 2 बेडरूम के लगभग 1000 स्क्वायर फुट के मकान मिल सकते हैं। नवीन झारखंड से बनारस के प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं। हाई रेंटल रिटर्न कहाँ मिल सकता है? अब रेंटल रिटर्न के लिए आपको ये देखना है आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन खरीदना चाहें। अगर आप 1 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदेंगे तो आपको लगभग 8,000 से 9,000 रुपये पर महीना रेंटल रिटर्न मिलेगा। अगर आप 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदें तो 8,000 से लेके 13,000 तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। मगर ये डिटर्मिन करेगा कि आप मकान खरीद कहाँ रहे हैं। 1 BHK आपको सिगरा, कमाचा ऐसी जगह मिल सकते हैं जहां 600 से 800 स्क्वायर फुट के 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। अगर आपको 2 बेडरूम चाहिए तो 850 से लेके 1700 तक के स्क्वायर फुट का 2 बेडरूम मिल सकता है और आपको 10,000 से लेके 13,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप मैजिक ब्रिक्स में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। सुंदरपुर, लंका पहाड़िया, ऐसे बहुत जगह है जहां आप खरीद सकते हैं। हरिद्वार के भूपत वाला रोड पर 1 BHK फ्लैट लेना चाहता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम बजट क्या होगा? हरिद्वार के भूपत वाला रोड में आपको 400 से लेके 750 स्क्वायर फुट का 1 BHK मिल सकता है। बजट लगभग 15 से लेके 19 लाख। मगर आप चाहते हैं कि आप और भी जगह ढूंढें तो यहाँ कई ऑप्शंस हैं। बहादुराबाद है, हर की पौड़ी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं हर की पौड़ी से थोड़ा दूर, और ये 2017 में बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इसी लगभग 20 लाख के रेंज में, 15 से 20 लाख के रेंज में आपको बहुत सारे 1 BHK ऑप्शंस मिल सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे बढ़िया बनाया जाए इसके लिए आप हमें ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप, कॉल या फिर मैसेज के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ करना यह है कि आप अपना सवाल लिखिए, अपना नाम लिखिए और जगह का नाम लिखना ना भूलें और भेज दीजिए मुझे व्हाट्सएप पर। तो चलिए, रियलिटी चेक की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।